प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 60 के जो 2 प्रश्न रह गए थे उनको कवर करेंगे और दिवस 61 के भी सभी अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहले तो देखते हैं हम दिवस 60 के जो 2 प्रश्न रह गए थे। 31 से 60 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 31 से 60 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपके सामने हैं। 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। 31 से लेकर 60 के बीच में ये संख्याएं हैं। तो ये 7 संख्याएं हैं। 31 से शुरू करते हैं तो ये 7 संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं 5वें सवाल को। 5वां सवाल है, एक संख्या 5 और 6 दोनों का गुणज है। मतलब 5 के पहाड़े में भी आती है और 6 के पहाड़े में भी आती है, दोनों के पहाड़े में आती है। उस संख्या के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। तो पहले तो हमने 5 का पहाड़ा लिखा है, 5 का पहाड़ा लिखा हमने, 5 के गुणज लिखे हैं हमने 6, 5 के 6 गुणज लिखे हैं हमने 30 तक। 5 अंक 30 होते हैं। ऐसे ही हमने 6 के कुछ गुणज लिखे हैं, तो इसमें भी 30 आता है। 6 के गुणज में जो है ये 30 है, 6 का गुणज, और 5 का गुणज भी है 30, दोनों सेम है। तो समझ लीजिए कि वो संख्या 30 है। अब हमें ये बताना है कि इस 30 के बारे में कौन सा कथन सही है। यह 2 और 3 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। जो 30 है वो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, तीनों से कटता है। तो ऐसा ऑप्शन केवल सी है, सी सही है। यह संख्या 2, 3 और 5 तीनों से विभाज्य है, तो विकल्प सी इसमें सही है। तो आपको ये याद रखना है कि गुणज जो है वो ऐसा है जो 5 और 6 दोनों का गुणज है। तो ऐसा गुणज 5 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है, वो 30 है। तो 30 से लेकर के 30 संख्या पर हमने इस सवाल को सोल्व किया है। अब देखते हैं दिवस 61 के अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में को भाज्य और अभाज्य के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इस जो ये संख्याएं दे रखी हैं इसमें जो भाज्य संख्याएं हैं 24, 54, 38, 133, 258, 380, 87, 819 और 144, ये सभी तो इसमें भाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्या है इसमें केवल 911। तो देखिए, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो या तो 1 से कटेंगी या फिर अपने आप से कटेंगी, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और जो संख्याएं 1 से भी कटती हैं, अपने आप से भी कटती हैं और अन्य दूसरी संख्या से भी वो कट जाती हैं, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो ये हमने भाज्य संख्याएं लिखी हैं और अभाज्य संख्या है इसमें केवल 911। देखते हैं दूसरे सवाल को। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखकर आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो उदाहरण हमें लिए हैं 6 + 10 16, 132 में 216 को जोड़ा 348, फिर यहाँ पर देखिए 24 38 जोड़े 62, 230 में 236 जोड़े 466, ऐसे ही यहाँ पर इनको जोड़ा गया है। तो आप ध्यान से जब देखते हैं तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें पता लगती हैं कि ये सम संख्याएं हैं जो जोड़ रखी हैं। तो सम संख्याओं को जब जोड़ा गया है तो उत्तर भी सम संख्या है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, भाज्य संख्याएं हैं, ये 6 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, इसी तरह से 24 भाज्य है, 38 भाज्य हैं। ये जितनी संख्याएं यहाँ पर जोड़ी गई हैं सभी की सभी भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं है। तो भाज्य संख्याओं का जो उत्तर आया है वो भी भाज्य संख्या ही आया है। एक बात ये पता लग गई। और तीसरी बात क्या है, ये सभी संख्याएं प्लस की हैं, मतलब धन संख्याएं हैं, प्लस यानी धन संख्याएं हैं और इनका उत्तर भी धन संख्याएं हैं। तो यहाँ से आप 3 बातें बता सकते हैं कि सम संख्याओं का योग एक सम संख्या ही है, भाज्य संख्याओं का योग भाज्य संख्या है और धन संख्याओं का योग धन संख्या ही है। ये 3 बातें आप यहाँ से बता सकते हैं। देखते हैं तीसरे सवाल को। इसमें हमें क्या करना है, नीचे दिए गए उदाहरणों को देखकर आप क्या कह सकते हैं। अब ये उदाहरण है, देखिए इसमें 7 और 11 को जोड़ा गया है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, उत्तर आया है हमारा भाज्य संख्या। ऐसे ही ये अभाज्य संख्या नहीं है, 35 47 है, तो इनको जोड़ा फिर भाज्य संख्या ही आई है। मतलब यहाँ पर विषम संख्याएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप 7 और 11 को देखें, ये विषम संख्याएं हैं, 35 47 विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं का योग सम संख्या है, एक तो ये बात पता लगी। दूसरी, यहाँ भाज्य और अभाज्य इन संख्याओं को जोड़ा गया है। जैसे 49 जो है वो भाज्य संख्या है और ऐसे ही 87 जो है वो भी भाज्य संख्या है। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, ये उत्तर हमारा क्या आया है, भाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 7 है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, अभाज्यों दोनों अभाज्य संख्या जोड़ी लेकिन उत्तर 18 ये है, ये भाज्य संख्या है। तो आपको एक चीज़ पता लग रही होगी कि अगर हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ें तो उत्तर आता है सम संख्या। अगर हम
अभाज्य को और भाज्य संख्याओं को जोड़े तब उनका योग जो है वो भाज्य आता है, या फिर अगर हमने भाज्य और भाज्य को जोड़ा तब तो योग भाज्य ही आएगा, लेकिन अगर हम भाज्य को अभाज्य के साथ जोड़ते हैं तो भी उत्तर हमारा भाज्य संख्या होती है। धन संख्याओं का योग धन संख्या ही है, यहाँ पर धन संख्याएं हैं, ये सभी प्लस की संख्याएं हैं, तो ये तीन बातें आप इनसे लिख सकते हैं। कौन सी? विषम संख्याओं का योग सम संख्या होगा, एक अभाज्य और दूसरी भाज्य संख्याओं का योग भाज्य संख्या होगा, और ये जो बात ऊपर हमने लिखी थी ये तो दोनों में सेम है कि धन संख्याओं का योग धन संख्या ही है। देखते हैं चौथे प्रश्न को। 1 से 30 तक अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखिए। तो 1 से लेकर 30 तक हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अभाज्य संख्याएं हैं हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, और भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, और 30 तक हमें लिखनी है, और 30 भी, इसमें 30 छूट गया है, 30 भी लिखेंगे। तो ये है हमारी भाज्य संख्याएं और ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याओं के 3 जोड़े ऐसे लिखने हैं जिनका अंतर 2 हो। तो अभाज्य संख्याएं जैसे 5 और 3 है, इनका अंतर 2 है, 11, 13 इनका अंतर 2 है, 17 और 19 इनका अंतर भी 2 है। निम्नलिखित संख्याओं को 3 अभाज्य विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 21 को हमें अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जैसे 21 को अगर हम 3 + 5 + 13 इनको जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अभाज्य संख्याएं हैं तीनों और विषम भी हैं। ऐसे ही 31 को देखिए, 5 + 7 + 19, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तीनों को तो 31 आएगा। 19 और 7 26 और 5 31। 53 को देखिए, 11 + 13 + 29, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी 53 आता है। तो ये यहाँ पर हमने विषम और अभाज्य 3 संख्याओं का योग लिखा है इनके बराबर। तो आप इस सवाल को यहाँ से ध्यान से देखना। 7वें सवाल को देखते हैं। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक गुणनखंड स्वयं संख्या होती है, संख्या स्वयं होती है, और दूसरा गुणनखंड 1 होता है, जबकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी कि हमने आपसे बताया है कि अभाज्य संख्या वो होगी या तो 1 से कटेगी, या तो वो 1 से कटेगी, या फिर अपने आप से कटेगी। तो मतलब इसके गुणनखंड 2 ही हैं अभाज्य संख्या के, और भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ऊपर दी गई जानकारी को पढ़कर बताइए कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा। तो हमने आपसे बताया है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएँ हैं, दोनों को जोड़ा तो उत्तर कितना आया है? अभाज्य संख्या ही आया है। 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आया? अभाज्य संख्या। और अब यहाँ पर देखिए, 11 और 2 ये दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। जोड़ा इनको हमने तो 13 आया है, ये भी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, 5 और 7 इनको जोड़ा तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या आ गया है। यानी कि 12 जो आया है ना, ये भाज्य संख्या है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होगी, ये बात गलत हो गई, क्योंकि एक भाज्य भी आ जाता है, तो ये बात गलत है। भाज्य संख्या होगा हमेशा, ये बात भी गलत है। तो ऊपर के दोनों कथन गलत हो गए। दोनों घटक हो सकते हैं, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। हम दोनों संख्याओं को जाने बिना कुछ नहीं कह सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें विकल्प 3 सही है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 61 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है, और जो हमारे दिवस 60 के 2 प्रश्न रह गए थे उनको भी हमने इस वीडियो में हल किया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।